डियर स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी राष्ट्रपति के बारे में 2-3 वीडियो अपलोड किए गए थे, आपने देखे होंगे। अब है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों होता है, एक बड़ा प्रश्न है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को समस्त शक्तियाँ दी गई हैं और राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। सब कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। इन तमाम बातों के होते हुए भी उसका चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? अप्रत्यक्ष से तात्पर्य हो गया कि जनता उसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती। फिर कौन भाग लेता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। तो इसका सीधा सा कारण यह है कि जो जनता है वो जिसका चुनाव प्रत्यक्ष करती है वो है सांसद और एमएलए। सांसद और एमएलए के पास में वास्तविक शक्तियां होती हैं और उसी के आधार पर राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री का पद रखा गया है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता तो इससे क्या फायदा हो सकता था? देखिए, चुनाव में पहली शर्त तो ये है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी किस व्यक्ति का चयन होगा, वो व्यक्ति देश के लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, या विकास की बातें हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता जैसे तमाम मुद्दे हैं, उन पे उसके किस तरह के विचार हैं। तो यहाँ पे जो चुनाव है बहुत खर्चीला है और राष्ट्रपति को आप संवैधानिक प्रमुख बना रहे हो और वास्तविक शक्तियाँ नहीं दे रहे हो, तो उसका चुनाव फिर डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कराना व्यवहारिक नहीं हो सकता है। देखिए, जो विचारक हैं संतानम, उन्होंने कहा है ये महसूस किया गया है कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा और इतने लोगों को चुनाव में भाग लेना, इतनी चुनावी मशीनरी और धन बल का वेस्टेज करना सही नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही ठीक। ये दो कारण इसमें बता सकते हैं, एक तो करोड़ों रुपए का खर्च होना, दूसरा ये वह वास्तविक शासक नहीं होता। तो इन आधारों पर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही ठीक। अब इसकी निर्वाचन पद्धति की भी आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल निष्क्रमणीय मत शब्दावलियों का जो उल्लेख किया गया है वह नितांत गलत है। इन शब्दावलियों का प्रयोग तो वहीं उचित होगा जहां कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुना जाना हो, लेकिन जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाना हो वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं उठता। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा इस संबंध में लिखते हैं कि इस पद्धति में और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में मतों का स्थानांतरण होना है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में। तो ये परीक्षाओं में अगर राष्ट्रपति का चुनाव है प्रत्यक्ष क्यों और साथ में आलोचना पूछे तो महादेव प्रसाद शर्मा की ये परिभाषा जरूर डालनी। इस पद्धति को विकल्पात्मक मत, अल्टरनेटिव वोट या वरीयतात्मक मत की संज्ञा दी जाती है। इसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं, वरन यह निश्चित करना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त होता है। आगे चलकर डॉक्टर शर्मा ये भी लिखते हैं कि यदि उम्मीदवारों की संख्या केवल 2 है या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता द्वितीय या आगे विकल्प मतपत्र पर मत नहीं देते, तो ये पद्धति भी ठीक उसी प्रकार कार्य करेगी जिस तरह सामान्य बहुमत प्रतिनिधित्व की पद्धति।
इस पद्धति का एक संभव दोष ये है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर अपने विकल्प चिह्नित नहीं करते, अर्थात केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होगा? ये दोष तभी दूर हो सकता है जबकि कुछ विकल्पों को चिह्नित करना अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के संबंध में किया गया। किंतु इन आलोचनाओं के होते हुए भी इस पद्धति को विशेष कारणों से अपनाया गया है और इसका अपना महत्व है। प्रथम, इसके अंतर्गत वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, न कि साधारण बहुमत, जैसे कि साधारण बहुमत की पद्धति में होता है। दूसरा, इनमें संसद के छोटे दलों और प्रादेशिक दलों को चुनाव में अपनी आवाज़ रखने का अवसर मिलता है। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल का बहुमत न हो तो उसे अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव क्यों, उसकी आलोचना और उसका महत्व दोनों समझ में आते हैं। अब हैं उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की भी सुविधा उपलब्ध होती है। फरवरी 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। उन्मुक्तियां यानी छूट। राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट ही जारी किया जा सकता, न ही कैद किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी ये संवैधानिक परंपरा विकसित हो रही है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से
महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा, यानी पद से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में ये बात विशेष जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति की भी अवधि 5 वर्ष की होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होगा उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में 1969 में अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां।